प्रतापगढ़ नाम के एक राज्य में कन्हैया नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। कन्हैया बहुत ही चतुर, चालाक, बुद्धिमान था, किंतु वो एक भला आदमी था। अपनी गरीबी की अवस्था में भी वो सुख और संतोष से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उसकी पत्नी इन दिनों गर्भवती थी। एक दिन वो अपने पति से कहने लगी, सुनिए जी, आज हलवा खाने का बड़ा ही दिल कर रहा है, मगर घर में तो कुछ भी नहीं है, ना बेसन है, ना घी, ना गुड़। आप किसी तरह से ये सब चीजें ले आओ तो हम दोनों हलवा खा सकते हैं। चिंता मत करो भाग्यवान, मैं अभी बाजार से जाकर ये सभी चीजें लेकर आता हूं। ये कहकर जब कन्हैया अपनी झोपड़ी से बाहर निकला तो वो मन में सोचने लगा, हे भगवान, मैंने अपनी पत्नी से कह तो दिया कि सब चीजें लेकर आता हूं, लेकिन कैसे लाऊं और कहां से लाऊं? मेरी जेब में तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। सोचने लगा, चलो अपने पड़ोसी सूरज सिंह के पास चलता हूं, वो जरूर मुझे कुछ पैसे उधार दे देगा। जब कन्हैया अपने पड़ोसी के घर में पहुंचा तो पड़ोसी ने कहा, अरे कन्हैया, तुम आओ, क्या हाल चाल है, और भाभी कैसी हैं, और सब कुछ ठीक तो है भाई? कन्हैया ने कुछ सकुचाते हुए कहा, सब ठीक है भाई, पर अचानक कुछ रुपयों की जरूरत आन पड़ी थी, सोचा अभी तुमसे उधार ले लूं, बाद में तुम्हें चुका दूंगा। पड़ोसी सूरज सिंह मनी मन सोचने लगा, ये गरीब फक्कड़ भला कहां से चुकाएगा? इसे कुछ भी दे दूं तो वापस मिलने की उम्मीद तो छोड़नी ही पड़ेगी। ये सोचकर वो बोला, तुम बड़े ही बुरे वक्त में आए हो मित्र। देखो ना, मैं तो वैसे राजा का महावत हूं, पर तुम्हारी ही तरह गरीब हूं। आजकल तो मेरा हाथ बहुत ही तंग चल रहा है। अब अपनी हालत के बारे में मैं तुम्हें क्या बताऊं? आज तुम्हारी भाभी का दिल भी कुछ मीठा खाने का हो रहा था, मगर मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है जो बाजार से कुछ ला सकूं। ओह, तब तो मैंने बेकार ही तुम्हें तकलीफ दे दी। अच्छा, मैं चलता हूं। ये कहकर कन्हैया जैसे ही जाने को हुआ, तभी सूरज सिंह की पत्नी की आवाज रसोई घर से आई, अजी सुनिए, खीर बनकर तैयार है। रसोई घर से आई पत्नी की आवाज सुनकर एक बार तो महावत हड़बड़ा गया, मगर फिर तुरंत वो स्थिति को संभालते हुए बोला, अच्छा मित्र, लगता है मेरी पत्नी ने खिचड़ी बना ली है। शायद पेट भरने लायक भी पूरी ना पड़े, मगर आधे पेट खाकर ही संतोष करना पड़ेगा। क्या करें, मजबूरी है। इसके बाद कन्हैया उसके घर से चला गया। बाहर निकलकर कन्हैया सोचने लगा, सूरज सिंह मुझे कुछ देना नहीं चाहता था, इसीलिए कुछ ना होने का दिखावा कर रहा था। रसोई घर से भीनी भीनी सुगंध भी आ रही थी। जरूर उसकी पत्नी ने खीर बनाई थी। वो अपने ही विचारों में डूबा हुआ था और सोच रहा था, अब क्या करूं, किसके पास जाऊं, कौन देगा मुझे उधार? लगता है पत्नी की इच्छा मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा। चलते चलते कन्हैया की नजर एक बड़े सुंदर घर पर पड़ी, जिस पर बहुत ही अच्छी सजावट हो रखी थी। पास से गुजरते हुए एक राहगीर को रोककर कन्हैया ने पूछा, क्यों भाई, ये किसका मकान है? आज यहां इतनी सजावट क्यों है? उस राहगीर ने कहा, अरे तुम्हें नहीं मालूम, ये नगर सेठ नरोत्तम लाल जी की हवेली है। विवाह के 15 साल के बाद सेठ जी के यहाँ पर बेटे का जन्म हुआ है। ऐसी धूमधाम में अब वो खर्चा नहीं करेंगे तो कब करेंगे भैया? राहगीर ने आगे कहा, आज सेठ जी के बेटे को पैदा हुए 5 दिन बीत चुके हैं। कल छठी की पूजा की जाएगी, नामकरण संस्कार होगा, मगर ये सजावट और धूमधाम शायद कई महीनों तक चलेगी। ये सब बातें सुनकर कन्हैया मनी मन में सोचने लगा, कल होगी दावत, मगर मेरी पत्नी रामवती की इच्छा तो आज हलवा खाने की है। कन्हैया मनी मन कुछ तरकीब सोचने लगा। कुछ ही क्षणों के बाद उसके मन में एक उपाय आया और उसकी आंखें चमकने लगी। वहां से निकलकर वो सीधा बाजार में गया और एक बेसन के व्यापारी के पास जाकर व्यापारी से कहने लगा, राम राम सेठ जी, बेसन कितनी बोरियां होंगी गोदाम में? राम राम भैया, कहां से आए हो? मैं सेठ नरोत्तम लाल के यहां से आया हूं। कल उनके लड़के का नामकरण संस्कार है ना, लड़का हुआ है सेठ जी को। अच्छा, तब तो हमारी तरफ से बधाई बोलना। और हाँ, कितनी बोरी बेसन चाहिए सेठ जी को? ये तो मुझे पता नहीं, मुझे तो केवल इतना कहा है कि लाला सूरजमल के यहाँ पर पता कर लेना कि गोदाम में कितनी बोरियां हैं और थोड़ा सा बेसन नमूने के तौर पर लेते आना। देखो भाई, गोदाम में रखने का तो अपना धंधा नहीं है, इस हाथ लेते हैं और उस हाथ बेच देते हैं। फिर भी यूं समझ लो कि कम से कम 30-40 बोरियां होंगी और इतने में तो सेठ जी का काम चल ही जाएगा। और जहां तक नमूने के तौर पर तुम्हें बेसन देने की बात है, वो मैं अभी दे देता हूं।
सेठ ने अपने नौकर को आवाज लगाई, हरिया, ओ हरिया। अरे भाई हरिया, जल्दी इस आदमी को 1 पाव बेसन दे दो, ये नमूने के तौर पर ले जाकर अपने सेठ नरोत्तम लाल जी को दिखा देगा। कन्हैया ने 1 पाव बेसन लिया और वहां से चलता बना। इसके बाद कन्हैया वहां से एक घी के व्यापारी के पास पहुंचा। राम राम लाला जी। जय राम जी की। घी के 50 पीपे होंगे सेठ जी? 50 क्यों, 100 मिल जाएंगे। पर तू आया कहां से है रे? किसने भेजा है तुझे? सेठ नरोत्तम लाल जी ने। कल उनके बेटे का नामकरण संस्कार है ना, घी के लिए पूछ रहे थे। कहा है कि खुले पीपे से थोड़ा सा घी नमूने के तौर पर लेते आना है। तो क्या कल जो घी मेरे यहां से गया था वो मिलावटी था? जाकर कह दे अपने सेठ से, लेना है तो ले, नहीं तो ना ले, नमूना वमूना हम नहीं देते। उसकी बात सुनकर कन्हैया हैरान रह गया और चुपचाप वहां से खिसक गया। नगर में घी के कई और व्यापारी भी थे। कन्हैया एक दूसरे घी के व्यापारी के पास पहुंचा और उसे सारी बात कह सुनाई। वो सेठ कहने लगा, अरे सेठ नरोत्तम लाल ने हमें याद किया, ये तो हमारे धन्य भाग हैं। तुम चिंता ना करो, नमूने के तौर पर घी मैं तुम्हें अभी दे देता हूं। और फिर सेठ ने एक बर्तन में कन्हैया को नमूने के तौर पर थोड़ा सा घी दे दिया। कन्हैया बड़ा ही खुश होकर वहां से घी लेकर चलता बना। इसके बाद कन्हैया एक गुड़ के व्यापारी के पास गया और उसे भी यही बात कही कि उसे नगर सेठ नरोत्तम लाल ने भेजा है और नमूने के तौर पर थोड़ा सा गुड़ चाहिए। सेठ ने फटाफट बड़ी ही खुशी से 1 डेली गुड़ की कन्हैया को देते हुए कहा, अरे तो जल्दी कर, ये ले 1 डेली, बिल्कुल चोखा गुड़ है। और जल्दी लौटकर बताइयो कि गुड़ की कितनी बोरियां भेज दूं। फटाफट जा, कहीं मिठाई बनने में देर ना हो जाए। कन्हैया गुड़ की डेली लेकर वहां से चलता बना। अब हलवा बनाने का सारा सामान उसके पास इकट्ठा हो चुका था। वो शाम के समय अपने घर पर पहुंचा और अपनी पत्नी को सारा सामान दे दिया। पत्नी बोली, अरे आप तो सारा सामान ले आए, मैं तो सोच रही थी कि आज मेरे दिल की बात दिल में ही रह जाएगी। चलिए मैं फटाफट हलवा बना देती हूं। पत्नी ने झटपट हलवा बनाकर तैयार कर दिया। संयोग की बात है कि इस रात को राज्य के राजा प्रताप सेन वेश बदलकर उस राज्य में घूम रहे थे और ठीक उसी समय वो लकड़हारे के वेश में कन्हैया की झोपड़ी के बाहर खड़े थे और दोनों पति पत्नी की बातें सुन रहे थे। अंदर झोपड़ी में कन्हैया ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो भाग्यवान, तुमने हलवा तैयार तो कर दिया है, मगर हम इसे अभी नहीं खाएंगे। क्यों? अरे वो अपना पड़ोसी है ना, राजा का महावत सूरज सिंह, तेरी इच्छा पूरी करने के लिए मैं उससे कुछ पैसे उधार मांगने गया था, तो वो कह रहा था कि उसकी पत्नी की इच्छा भी हलवा खाने की है। अगर वो इस वक्त यहाँ पर आ गया तो हमें ना चाहते हुए भी हलवे में से कुछ हिस्सा उसे और उसकी पत्नी को देना पड़ेगा। फिर हमारे इससे क्या आएगा? हे राम, फिर तो मैं दिया बाती भी ना जलाऊंगी, अंधेरे में ही हम दोनों बैठकर ये हलवा खा लेंगे। दोनों पति पत्नी ने ऐसा ही किया। वो दोनों अंधेरे में ही बैठकर हलवे का आनंद लेने लगे। उसी क्षण लकड़हारा बना राजा प्रताप सेन भी झोपड़ी के अंदर दाखिल हो गया और अंधेरे का फायदा उठाकर उनके साथ बैठकर हलवा खाने लगा। दोनों पति पत्नी इस बात से अनजान थे कि कोई तीसरा आदमी भी उनके साथ बैठकर हलवा खा रहा है। राजा प्रताप सेन के आ जाने से हलवा कुछ जल्दी ही खत्म हो गया। इस पर कन्हैया और उसकी पत्नी दोनों को ही बड़ा आश्चर्य हुआ। कन्हैया ने अपनी पत्नी से कहा, अरे हलवा इतनी जल्दी खत्म हो गया। रामवती ने तुरंत दिया जला दिया। तभी कन्हैया ने देखा कि वहां पर एक तीसरा व्यक्ति भी मौजूद था, जिसे देखकर वो हैरान रह गया और कहने लगा, अरे तुम कौन हो भाई? मैं तुम्हारा मेहमान हूं, हलवा तुमने बहुत ही अच्छा बनाया था, लो इसी खुशी में ये स्वर्ण मुद्रा मेरी ओर से उपहार समझ कर रख लो। नहीं भाई, अभी तुमने खुद ही कहा कि तुम हमारे मेहमान हो और मेहमानों को कुछ खिलाने के लिए कोई कीमत नहीं लेते। बस दुख इस बात का है कि तुमने चुपचाप जो हलवा खा लिया तो मेरी पत्नी के लिए वो कम पड़ गया। मैं बड़ी ही मुश्किल से कुछ न कुछ उपाय करके हलवे का सामान इकट्ठा करके लाया था। उसकी बात सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ और उसने कहा, अच्छा जरा बताओ तो कि तुम किस प्रकार से ये सामान लेकर आए थे। राजा के प्रश्न के उत्तर में कन्हैया ने बिना झूठ बोले एक एक बात सच सच बताई कि कैसे उसने बेसन, घी और गुड़ का इंतजाम किया था। फिर बोला कि अब सारा सामान खत्म हो गया है, अब हलवा और नहीं बनाया जा सकता। ओ, मुझे माफ करना मित्र, मैं यूं ही तुम पति पत्नी की इच्छा की पूर्ति में बाधक बन गया। अब तुम मुझसे स्वर्ण मुद्रा भी लेने को तैयार नहीं हो, किंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है,
इसलिए मेरी एक बात मानो, कल सुबह तुम महाराज प्रताप सेन के दरबार में जाना, वो अवश्य ही तुम्हारी कोई ना कोई सहायता करेंगे। इतना कहकर राजा प्रताप सेन वहां से चले गए। महल में आकर उन्होंने अपने राजसी वस्त्र पहने और अपने एक पहरेदार को आदेश दिया, कल एक गरीब आदमी महल में आएगा जिसका नाम कन्हैया है, उसे बिना किसी रोक टोक के और सम्मान के साथ मेरे सामने प्रस्तुत कर दिया जाए। जो आ गया महाराज। अगले दिन सुबह के समय कन्हैया की पत्नी ने अपने पति को उठाया और कहा, आज तो आपको राजमहल के लिए जाना है जी। सुनिए जी, आप पहली बार राजमहल जा रहे हो, क्या खाली हाथ जाओगे? महाराज के लिए तुम्हें कोई भेंट ले जानी चाहिए। अरे हमारे पास है ही क्या महाराज को देने के लिए? अरे आप चिंता मत कीजिए, आप राजमहल जाइए, देखिए क्या होता है। और सुनिए, जहां तक उनको उपहार देने की बात है, परसों ही मैंने एक कबूतर पकड़ा था। मैंने उसको पालतू बनाने के लिए उसके पर काट दिए हैं। आप तो लकड़ी काटने के लिए जंगल चले जाते हैं और दिन भर में अकेली रहती हूं। सोचा था कि उस कबूतर से अपना दिल बहला लिया करूंगी। आप वही कबूतर महाराज को उपहार देने के लिए ले जाइए। कन्हैया अपनी पत्नी की बात मानकर राजमहल की ओर चल दिया। ठीक उसी समय राजमहल के पहरेदारों ने राजा प्रताप सेन के पास आकर कहा कि एक दूत उनसे मिलना चाहता है। दूत को महाराज के सामने उपस्थित किया गया। दूत बोला, महाराज की जय हो, मैं चारूदत्त सुल्तानगढ़ के राजा का राजदूत हूं। हमारे महाराज ने आपके लिए एक संदेशा भेजा है। क्या पैगाम भेजा है राजदूत, हमें बताओ। महाराज, ये संदेश सांकेतिक है जो आपको समझना होगा और फिर उसका उत्तर देना होगा। ये कहते हुए उस दूत ने खड़िया से फर्श पर एक गोल घेरा बना दिया और जेब से कुछ गेहूं के दाने निकालकर उस गोल घेरे के चारों ओर फैला दिए। इसके बाद वो राजा से बोला, महाराज, हमारे महाराज का यही संदेश है, अब आप इसका क्या उत्तर देना चाहते हैं? ये देखकर महाराज सोचने लगे, उफ, ये इस दूत ने हमें किस मुसीबत में डाल दिया। सुल्तानगढ़ हमारे राज्य से 20 गुना ज्यादा शक्तिशाली और विशाल है। उसके राजा सुल्तान सिंह को अप्रसन्न नहीं किया जा सकता। राजा की समझ में इस संदेश का कोई उत्तर नहीं आ रहा था। उन्होंने अपने महामंत्री से कहा, बताएं इस संदेश का क्या अर्थ है? परंतु महामंत्री और बाकी सभी मंत्री मिलकर भी इस संदेश का कोई उत्तर नहीं समझ सके। पूरे राज दरबार में सनसनी और भय का माहौल पैदा हो गया। मंत्री ने राजा से क्षमा मांगते हुए कहा, महाराज, मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन सुल्तानगढ़ के राजा का यह संदेश मेरी समझ से बाहर है और बाकी दरबारी भी इसका कोई अर्थ नहीं निकाल पा रहे हैं। राजा सोचने लगे, अब हम क्या करें? इस राजदूत को इस संदेश का क्या उत्तर दें? तभी राज दरबार में कन्हैया का आगमन हुआ। कन्हैया ने महाराज को देखकर प्रणाम किया। उन्हें देखते ही कन्हैया समझ गया कि ये वही व्यक्ति हैं जो रात को भेष बदलकर मेरे घर पर आया था। राजा ने भी कन्हैया को पहचान लिया। राजा प्रताप सेन की नजर जैसे ही कन्हैया पर पड़ी, उन्हें पिछली रात की घटना याद आ गई। दिमागी रूप से बेहद परेशान होने के बावजूद उन्होंने बड़े ही प्यार से कन्हैया का स्वागत किया। आओ मित्र, तुम्हारे राज दरबार में आने की बात हम बिल्कुल भूल ही गए थे, इसीलिए तुम्हारे स्वागत सत्कार का कोई प्रबंध नहीं करवाया। कन्हैया ने कहा, महाराज, मैं तो आपका सेवक हूं और आपके दर्शन के लिए आया था। मेरे लिए तो यही बहुत है कि आपने मुझे पहचान लिया। मैं क्षमा चाहता हूं, कल मैंने आपको नहीं पहचाना था, इसीलिए अनजाने में कोई भूल हो गई हो तो नादान समझकर मुझे माफ कर दीजिएगा। अरे इसमें माफी की क्या बात है, बल्कि माफी तो हमें मांगनी चाहिए कि राजा होते हुए भी तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की इच्छा में बाधक बन गया। राजा प्रताप सेन और कन्हैया की बातों को कोई मंत्री और दरबारी समझ ना सका। कुछ देर बातें करने के बाद कन्हैया राजा प्रताप सेन के चिंतित चेहरे को देखकर समझ गया कि महाराज किसी परेशानी में हैं। इसलिए वो बोला, आप कुछ परेशान दिखाई देते हैं महाराज, यदि आप चाहें तो अपनी परेशानी मुझे बता सकते हैं। कन्हैया अपने कबूतर को झोले में रखकर अपने साथ लाया था। राजा प्रताप सेन ने एक क्षण सोचा, फिर कन्हैया को अपनी परेशानी बता दी। उनकी बात सुनकर कन्हैया ने कहा, ओ, तो सुल्तानगढ़ के राजा के इस पैगाम ने आपको परेशान कर रखा है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं इसका उत्तर दे दूं। अगर तुम ऐसा कर पाए तो तुम्हारा हम पर बहुत ही उपकार होगा। कन्हैया ने अपने झोले में से कबूतर को निकाला और उस घेरे के बीच में कबूतर को छोड़ दिया। कबूतर एक क्षण के लिए रुका और उस घेरे के बाहर पड़े हुए गेहूं के दानों को देखने लगा। फिर आगे बढ़कर उसने सारे गेहूं के दाने फटाफट चुग लिए। थोड़ी ही देर में कबूतर गेहूं के सारे दाने खा चुका था।
ये देखने के बाद सुल्तानगढ़ से आए हुए राजदूत ने हाथ जोड़कर महाराज से कहा, धन्यवाद महाराज, मुझे आपके संदेश का उत्तर मिल गया है। अब मैं यहां से चलता हूं। दूत के जाने के बाद महाराज ने कन्हैया से पूछा, एक बात बताओ कन्हैया, ये कबूतर तुम किस लिए लाए थे? महाराज, मैं इसे आपको उपहार के स्वरूप में देने के लिए लाया था, परंतु मुझे खुशी है कि यह आपकी परेशानी को हल करने का एक माध्यम बन गया। बात असल में यह थी कि मैं पहली बार आपके दर्शन के लिए आ रहा था, इसीलिए मेरी पत्नी रामवती ने मुझे कहा कि खाली हाथ महाराज के दर्शन के लिए जाना ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ भेंट उन्हें अवश्य देनी चाहिए। तो मैं एक कबूतर आपको उपहार के रूप में देने के लिए ले आया। राजा ने बड़ी ही खुशी से कन्हैया का उपहार स्वीकार किया। फिर कहने लगे, लेकिन एक बात और बताओ कन्हैया, तुमने सुल्तानगढ़ के राजा सुल्तान सिंह के संदेश का क्या अर्थ लगाया, और जो उत्तर तुमने दिया वो क्या था? बहुत ही मामूली सी बात है महाराज। सुल्तानगढ़ के राजा ने गोल घेरे को आपका राज्य मानकर गेहूं के दानों को फैलाकर अपनी सेना द्वारा आपके राज्य को चारों ओर से घेर लेने का संदेश भेजा था और राज्य पर आक्रमण करने का इरादा रखते थे। मैंने कबूतर को गोल घेरे में छोड़ दिया, जिसने सारे गेहूं के दानों को साफ कर दिया और उन्हें यह संदेश दिया कि हमारी सेना इतनी बुलंद है कि वो उनकी सेना को गेहूं के दानों की तरह साफ कर देगी। कन्हैया की बात सुनकर राजा बड़े ही प्रसन्न हुए और बोले, शाबाश कन्हैया, तुम्हारा दिया हुआ उत्तर हमें बड़ा ही पसंद आया। हम आज से ही तुम्हें अपना सलाहकार नियुक्त करते हैं। महामंत्री जी, कन्हैया के लिए एक बड़ा ही सुंदर भवन तैयार कीजिए। उस दिन के बाद से कन्हैया राजा का विशेष सलाहकार बनकर अपना जीवन बिताने लगा। दोस्तों, आपको एक कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।